नमस्कार। आज हम समाज को समझने के अलग अलग तरीकों पर बात कर रहे हैं। हाँ, और खासकर इस विचार पर कि क्या समाज का अध्ययन मतलब विज्ञान की तरह हो सकता है। बिल्कुल। हमारे पास सामाजिक विज्ञान के दर्शन से जुड़े कुछ दिलचस्प लेख हैं। जो पॉजिटिविज्म यानी प्रत्यक्षवाद और उसकी जो चुनौतियां रहीं उन पर रोशनी डालते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि समाजशास्त्र ने क्यों एक तरह से विज्ञान जैसा बनने की कोशिश की शुरुआत में। और इस कोशिश में क्या क्या मुश्किलें आईं, क्या सवाल उठे। हाँ, हम ये देखेंगे कि प्रत्यक्षवाद क्या है, मतलब ये समाज को बिल्कुल वस्तुनिष्ठ होकर देखने का विचार। और फिर इसके जवाब में जो दूसरे नजरिए आए जैसे व्याख्या या हर्मेन्यूटिक्स, उन पर भी थोड़ी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। जी। तो ये प्रत्यक्षवाद सुनने में थोड़ा भारी सा शब्द है ना? ये आखिर है क्या? हाँ, शब्द थोड़ा अकादमिक लगता है, पर इसका जो मूल विचार है वो काफी सीधा है। अच्छा। ये सोच है कि जैसे भौतिकी या जीव विज्ञान प्रकृति के नियम खोजते हैं, वैसी समाजशास्त्र भी समाज के नियम खोज सकता है। मतलब एक ही तरीका हो विज्ञान का, चाहे प्रकृति का अध्ययन करें या समाज का। यानी मेथड एक ही रहेगा। बिल्कुल। और इसकी खासियतें हैं वस्तुनिष्ठता, मतलब अपनी पसंद नापसंद, अपनी भावनाओं को एकदम अलग रखना। तथ्यों पर ध्यान देना। हाँ, मूल्यों से दूरी, फिर सामान्य नियम बनाना और उन नियमों के आधार पे समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करना, जिसे सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। अच्छा, ये तो वो ज्ञानोदय वाली सोच लगती है जब न्यूटन, गैलीलियो विज्ञान को लेकर बड़ा आशावाद था। बिल्कुल वहीं से जुड़ा है, क्योंकि देखिए उस समय प्राकृतिक विज्ञानों को जबरदस्त सफलता मिल रही थी। हाँ, वो तो था। तो जो शुरुआती समाजशास्त्री थे वो भी चाहते थे कि समाज का अध्ययन भी उतना ही प्रतिष्ठित हो, व्यवस्थित हो, एक पहचान मिले। हाँ, एक पेशेवर पहचान। और इसके जो संस्थापक माने जाते हैं ऑगस्ट कॉम्ट। हाँ, कॉम्ट। उन्होंने यही सोचा कि जैसे प्रकृति के नियम अटल हैं, वैसे ही समाज के भी नियम हैं जिन्हें हम खोज सकते हैं। कॉम्ट का वो 3 चरणों का नियम भी तो इसी से जुड़ा है। आग वाला उदाहरण याद आता है। हाँ बिल्कुल। कॉम्ट का मानना था कि इंसानी समझना 3 दौर से गुजरती है। पहले धार्मिक दौर, जहाँ हर चीज के पीछे ईश्वर या देवता माने जाते थे, जैसे आग एक देवता है। ठीक है। फिर आया तात्विक दौर, जहां अमूर्त शक्तियों या विचारों में कारण ढूंढे गए, शायद आग सत्य की खोज का प्रतीक है, ऐसा कुछ। अच्छा। और आखिर में आया प्रत्यक्षवादी दौर। यहाँ हम सिर्फ वही देखते हैं जो सामने है, जो दिख रहा है, यानी सिर्फ तथ्य और उनके बीच के संबंध, नियम खोजना। आग क्या है? बस एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया। कॉम्ट के लिए समाज पे अंततः ऐसे ही समझा जाना था, अटल नियमों के तहत। और फिर एमिल दुर्खीम आए, उन्होंने इस विचार को और पक्का किया। सही कहा। दुर्खीम ने प्रत्यक्षवाद को समाजशास्त्र में और मजबूती से स्थापित किया। उन्होंने सामाजिक तथ्य का विचार दिया। सामाजिक तथ्य वो क्या हैं? ये वो चीजें हैं, सोचने और काम करने के तरीके, जो व्यक्ति के बाहर मौजूद होते हैं और व्यक्ति पर दबाव डालते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए मंदिर में जूते बाहर उतारना। हाँ, ये तो समाज का नियम है। बिल्कुल, ये एक सामाजिक तथ्य है। और दुर्खीम का नियम था, इन सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह देखो। वस्तुओं की तरह मतलब उनका अध्ययन वैसे ही करो जैसे कोई वैज्ञानिक किसी पत्थर या पौधे का करता है, एकदम वस्तुनिष्ठ होकर, अपनी राय, अपनी भावनाएं बिल्कुल अलग रखकर। जानने वाले को ज्ञात से अलग करना, तथ्य को मूल्य से। बिल्कुल। और उनका लक्ष्य था सामाजिक घटनाओं की व्याख्या दूसरे सामाजिक कारणों से करना, किसी व्यक्ति की दिमागी हालत या मनोविज्ञान से नहीं। जैसे आत्महत्या का अध्ययन उन्होंने सामाजिक कारणों से किया। हाँ, या श्रम विभाजन का। उनका मानना था कि समाज सिर्फ व्यक्तियों का जोड़ नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है, अपनी एक अलग सच्चाई है उसकी। ठीक है, ये सुनने में तो बड़ा व्यवस्थित और वैज्ञानिक लगता है, पर क्या सब इससे सहमत थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से मुश्किलें शुरू हुईं। क्या ये वाकई मुमकिन है? मतलब इंसान और समाज क्या वो प्रकृति की तरह है, पत्थर या पौधे की तरह? हम तो सोचते हैं, महसूस करते हैं, चीजों को मायने देते हैं। हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी आलोचना बनी। आलोचकों ने कहा कि भाई इंसानी समाज प्रकृति जैसा नहीं है, उसमें आत्मचिंतन है, एजेंसी है। बिल्कुल। हम सिर्फ बाहरी नियमों से चलने वाली मशीनें नहीं हैं। हम दुनिया को समझते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसे बदलते हैं। प्रत्यक्षवाद इस मानवीय पहलू को
रचनात्मकता को नजरअंदाज कर सकता है। और क्या आलोचनाएं सामने आई? कई थी। एक बहुत अहम आलोचना नैतिक तटस्थता को लेकर थी कि आप मूल्यों से दूरी बना रहे हैं। हाँ, फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारक थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ तथ्यों पर टिके रहने से, वस्तुनिष्ठ बने रहने की जिद से हम सही गलत, न्याय अन्याय जैसे जरूरी नैतिक और राजनीतिक सवालों से बच निकलते हैं। और ये एक तरह से जो मौजूदा व्यवस्था है, जो स्टेटस को है, उसे बनाए रखने में मददगार हो सकता है। तो आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे। हाँ, आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या है, ये नहीं पूछ रहे कि क्या होना चाहिए। उन्होंने इसे साधनात्मक तार्किकता कहा। मतलब सिर्फ लक्ष्य पाने का सबसे कुशल तरीका ढूंढना, ये सोचे बिना कि वो लक्ष्य खुद नैतिक है या नहीं। जैसे फैक्ट्री का उत्पादन बढ़ाना, ये सोचे बिना कि वो सामान ठीक है भी या नहीं। बिल्कुल वैसा ही। और फिर और भी आलोचनाएं आईं। उत्तर आधुनिकतावादियों ने तो इस विचार पर ही सवाल उठा दिया कि कोई एक वस्तुनिष्ठ सच्चाई होती भी है या नहीं। उन्होंने विज्ञान की श्रेष्ठता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। हाँ, और फिर व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का नजरिया आया, जो अर्थ समझने पर जोर देता है। और एल्विन गोल्डनर की रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी, वो क्या थी? गोल्डनर ने कहा कि समाजशास्त्री ये नहीं भूल सकता कि वो खुद भी उसी समाज का हिस्सा है जिसका वो अध्ययन कर रहा है। मतलब वो पूरी तरह वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। हाँ, उसकी अपनी पृष्ठभूमि, उसके अपने मूल्य, उसकी अपनी स्थिति, ये सब उसके काम पर असर डालते हैं। तो जरूरत है आत्मजागरूकता की। इसे उन्होंने पद्धतिगत द्वैतवाद की आलोचना कहा। मतलब ये कि जो जानने वाले और ज्ञात को, तथ्य और मूल्यों को अलग करने की कोशिश है, ये ठीक नहीं है। तो समाजशास्त्री को अपने पूर्वाग्रहों को स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल, उसे रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। जैसे किसी झुग्गी बस्ती का अध्ययन करते वक्त सिर्फ आंकड़े नहीं देखने, बल्कि ये भी सोचना है कि आप उस बस्ती को किस नजरिए से देख रहे हैं, आपकी अपनी सामाजिक स्थिति क्या है। ये तो काफी अलग नजरिया है। और एंथनी गिडेंस, उन्होंने भी कुछ अलग कहा। गिडेंस ने प्रकृति और समाज के फर्क पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र का वास्ता एक ऐसी दुनिया से है जिसे हम इंसान, यानी सक्रियकर्ता, खुद बनाते हैं और बदलते रहते हैं। हम सिर्फ नियमों का पालन नहीं करते। नहीं, हम नियमों को जानते हैं और उन्हें इस्तेमाल भी करते हैं। उन्होंने संरचना का द्वैत, डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर का बहुत दिलचस्प विचार दिया। वो क्या है? इसे भाषा के उदाहरण से समझिए। व्याकरण के नियम है, ये संरचना है। ये नियम हमें बताते हैं कि वाक्य कैसे बनाना है, तो ये हमें एक तरह से सीमित करते हैं। हाँ, नियम तो बांधते हैं। लेकिन यही नियम हमें अपनी बात कहने, एक दूसरे को समझने में मदद भी करते हैं, यानी ये हमें सक्षम भी बनाते हैं। अच्छा, तो संरचना बांधती भी है और काबिल भी बनाती है। बिल्कुल। गिडेंस के मुताबिक समाज में संरचनाएं, जैसे नियम, संस्थाएं, ऐसे ही काम करती हैं और ये कोई स्थिर चीज नहीं है। हम अपने कामों से लगातार इन संरचनाओं को बनाते और बदलते रहते हैं। इसे उन्होंने संरचनीकरण कहा। तो मतलब समाज हमेशा बनता बदलता रहता है। हाँ, इसीलिए गिडेंस मानते थे कि समाजशास्त्र में किसी न्यूटन का इंतजार करना बेकार है, क्योंकि यहाँ प्रकृति जैसे अटल नियम नहीं मिलने वाले। उन्होंने दोहरी व्याख्यात्मक समझ, डबल हर्मेन्यूटिक की भी बात की। तो अगर समाज को सिर्फ बाहरी नियमों से नहीं समझा जा सकता, तो फिर दूसरा तरीका क्या है? व्याख्या की बात हो रही थी। हाँ, यहीं पे हर्मेन्यूटिक्स यानी व्याख्यात्मक समझ का महत्व आता है। ये एक वैकल्पिक नजरिया है। ये प्रत्यक्षवाद की तरह कारण और प्रभाव के नियम खोजने के बजाय सामाजिक क्रियाओं के अर्थ को समझना और उनकी व्याख्या करने पर जोर देता है। अर्थ को समझना? हाँ, लोगों के कामों के पीछे उनके इरादे क्या हैं, वो दुनिया को कैसे देखते हैं, उनके लिए चीजों का क्या मतलब है। इसकी जड़ें तो बहुत पुरानी है, जैसे बाइबल या कानूनी ग्रंथों की व्याख्या करने की परंपरा में। अच्छा। बाद में विल्हेम डिल्थी जैसे विचारकों ने इसे सामान्य रूप से इंसानी कामों और इतिहास को समझने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान, नाचुरोविसेंशाफ्टन और मानविकी या आत्मिक विज्ञान, गाइस्टे विशेनशाफ्टन में फर्क किया। कि इंसानी दुनिया को समझने का तरीका अलग होना चाहिए। हाँ, क्योंकि इसमें अर्थ और चेतना शामिल है। इसमें बाद में गैडेमर, हेबमास, रिकुअर जैसे और भी महत्वपूर्ण विचारक हुए, जिन्होंने व्याख्या के अलग अलग पहलुओं पर काम किया। तो ये सब सुनकर कुल मिलाकर क्या समझे?
इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? देखिए, हमने ये देखा कि कैसे प्रत्यक्षवाद ने समाजशास्त्र को एक कठोर विज्ञान बनाने की कोशिश की। कॉम्ट और दुर्खिम के विचारों के साथ, जहां वस्तुनिष्ठता, नियम, इन पर बहुत जोर था। बिल्कुल। लेकिन फिर हमने देखा कि इसकी बहुत शक्तिशाली आलोचनाएं भी हुईं। हाँ, ये तर्क दिया गया कि मानव समाज अलग है, उसे समझने के लिए अलग तरीके चाहिए। आत्मचिंतन, अर्थ, व्याख्या, इन सब की अहमियत है। और ये बहस आज भी एक तरह से जारी है। प्रत्यक्षवाद का आकर्षण, वो सटीकता और वस्तुनिष्ठता वाला पहलू आज भी बहुत से शोध में दिखता है, खासकर जहां बड़े पैमाने पर आंकड़ों का विश्लेषण होता है। लेकिन आलोचनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। हाँ, वो हमें याद दिलाती हैं कि इंसानी समाज की अपनी जटिलता है, उसमें एजेंसी है, अर्थ है, और हमें समाजशास्त्री की अपनी भूमिका को भी स्वीकार करना होगा। तो यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है बिल्कुल। कि समाज में पैटर्न खोजने की कोशिश और मानवीय अनुभव की जो विशिष्टता है, जो गहराई है, उसके मतलब को समझने के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। और ये जो अलग अलग नजरिए हैं, प्रत्यक्षवादी बनाम व्याख्यात्मक या रिफ्लेक्सिव, इनको समझना आज हमारे समाज को देखने और उसका विश्लेषण करने के तरीके को कैसे बदल सकता है।